Bismillahirrahmanirrahim. I am from Scholar Online Academy. Mrs. Sana Wasif here. टुडे आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। मार्लो कंट्रीब्यूशंस हमने लास्ट में डिस्कस किया था। आज हमारा है ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स फ्रॉम ग्रैंड नोट्स में से है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा जो है वो किसी न किसी फॉर्म में लाजमी आ जाता है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे रहे होते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही हो जाता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी क्या है। जैसे कि क्वेश्चंस है इसमें जी, फॉस्टर्स इज़ अ मैन हु thought his thirst for the knowledge, his desire to go beyond the expected wisdom of his time is ultimately destroyed। ठीक है, अब हमने यही पढ़ा था कि फॉस्टर एक ऐसा इंसान था जो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थर्स्ट थी, एक बहुत ज़्यादा लालच था एक नॉलेज का, कि उसको नॉलेज चाहिए, उसकी डिज़ायर थी बहुत ज़्यादा, एक विजडम थी, एक टाइम था जो कि उन सब चीज़ों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। Does the speech by the chorus is the epilogue to justice? Character of the Fosters आ गया। Discuss Marlowe Fosters as a overreachers drawing closely on the text। ठीक है, overreacher था ये डॉक्टर फॉस्टर, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता था। How far would you agree that the play Dr. Faustus is a compelling drama of the man whose mounting ambitions inevitably bring about his hellish fall on the stubborn rejects repeated advice that his actions must lead to damnation। देखिए वही बार बार पॉइंट आ रहा है कि वही डॉक्टर फॉस्टर्स का हमने बताना है कि जब वो एक राइजिंग पोजीशन में था, क्योंकि उसकी एम्बिशंस जो है वो ना ख़त्म होने वाली थी, और वही उसको हेल की तरफ लेकर गया, वही उसको तबाही की तरफ लेकर गया। इसी तरह यहाँ पे हाउ फॉर यू वुड यू एग्री दैट डॉक्टर प्ले जो डॉक्टर फॉस्टर्स है इज़ द कंपेलिंग ड्रामा ऑफ द मैन हुज माउंटिंग एम्बिशंस। ये भी वही जो है वो किस तरह उसको एक अजाब डेमोलिशन की तरफ लेकर चला गया था। बेसिकली क्या होता है कि जी, अब अगर इंसान की एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हो, बहुत ज़्यादा भी जब एक लाइन से लिमिट से क्रॉस हो जाती तो जाहिर सी बात है उसका जो नतीजा होता है वो बड़ा ही होता है। ठीक है, अब अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स को देखते हैं तो उसमें भी हमने क्या देखा कि वो ऊपर से ज़्यादा तरह से हर चीज़ करना चाहता था। ठीक है, यही था ना कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा थर्स्ट थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस था, लालच थी कि मैं ये हासिल कर लूँ, मैं सबसे बड़ा बन जाऊँ और इस तरह हो जाए, और वही चीज़ उसको जो है ना वो एंड में डिस्ट्रॉय कर देती है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। Dr. Foster is one of the greatest tragedian in the whole bulk of English literature. Dr. Foster is a great tragic hero representing Renaissance lust for knowledge, wealth and power। अब देखिए ये एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी इन होल बल्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दिखाई गई थी, जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी थी। कि क्या हुआ उसके साथ, ट्रैजिक हीरो एज हम उसको लेते हैं, क्यों रिप्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि रेनेसा लस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था, ये मॉडर्न दौर था रेनेसा का, जिसमें बहुत ज़्यादा लस्ट ऑफ नॉलेज दिखाई गई थी, दौलत की लस्ट, प्यास थी, पावर हासिल करने की, दौलत हासिल करने की, नॉलेज हासिल करने की। वो यही चाहता था कि मैं सबसे ज़्यादा हर चीज़ ले लूँ। Marlowe is considered to be the founder of English tragedy. Before him, their drama was merely an exercise of theological discipline। ठीक है, ये भी वही एक थियोलॉजी डिसिप्लिन जो थी उसके एक ड्रामा जो है वो शो करती है। It was he who gave the proper dignity and grandeur of the tragedy into the English plays। Swinburne say बिफोर हिम देयर वॉज नाइदर जीनियस ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, ये हमने वही मार्लो जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मार्लो कंट्रीब्यूशन वाले में, उसमें भी प्रॉपर वही देखिए, वही बार बार लाइंस रिपीट हो रही है। इसके अलावा जो स्विमबर्न क्या कहते हैं कि इससे पहले ना ही कोई जीनियस ब्लैक वर्ड्स था, nor genius tragedy in our language। After his arrival, the way was prepared, the path were made straight for Shakespeare। ये कोट आपने लाजमी मेंशन करनी है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आप कोई सेंटर में लिख ले या अगर एंड में भी लिख सकते तो उसमें बड़ा अच्छा जो है वो इम्प्रेशन होता है। Though Marlowe took the basic concept of tragedy from Aristotelian and the Senecan tragedy, yet he molded it to the suit his purpose and situations of the time। अब इसने जो बेसिक क्या एक कॉन्सेप्ट लिया था ट्रेजेडी का, एरिस्टोटेलियन, ठीक है, एरिस्टोटल से जो लिया, सेनेकन ट्रेजेडी, ये दो ऐसी ट्रेजेडी थी बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब मार्लो ने इनके आइडिया लिए, मोल्ड किया इट टू द सूट हिज पर्पस, कि उसका अपना मकसद क्या था, एंड सिचुएशन ऑफ हिज टाइम, और उस टाइम क्या सिचुएशन थी। Thus, Dr. Faustus is a typical ingenious Marlowean tragedy।
अरिस्टोटल ने क्या डिफाइन किया था? अगर अच्छा, ये आपने जो पैराग्राफ है ये आपने फर्स्ट में लिखना है कि अगर फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी आ जाती है तो आप फर्स्ट मेंशन कर ले अरिस्टोटल की ट्रेजेडी एंड देन द सेनेकन ट्रेजेडी डेफिनेशन। ठीक है, ये भी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगी। अरिस्टोटल की डेफिनेशन लाजमी फर्स्ट में आपने मेंशन करनी है ताकि ये इंप्रेशन आपको क्वेश्चन का अच्छा मिल जाए। एरिस्टोटल ने क्या डिफाइन किया था जी? द स्टोरी ऑफ कॉन्स्पिशियस मैन हु फॉल्स फ्रॉम प्रोस्पेरिटी एडवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है, हमाशिया था, उसका गुरूर था, उसकी गलत जजमेंट थी उसकी, वही उसको ले डूबा था ना, एक ऊपर से लेकर नीचे तक वो गिरा था आके। प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी एंड इज डाउनफॉल रोज इज़ अ फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियरिनेस। और इनकी इसकी जो डाउनफॉल थी हमारे अंदर क्या पैदा करती है? एक फियर पैदा करती है, एक रहमदिली, पिटी तरस आता है हमें। बट मार्लोस ट्रेजेडी रिवील्स द स्टोरी ऑफ एन ओवर एम्बिशियस मैन। लेकिन मार्लो की जो ट्रेजेडी वो क्या जाहिर करती है? एक एम्बिशियस मैन की स्टोरी who is neither conspicuous nor a royal figure, rather he has a humble parentage but he is a great man। अब देखिए, हमने एक मार्लो की जो उसमें देखी थी बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉयल फिगर से नहीं बिलोंग किया था। ही हैज़ अ हम्बल एक पेरेंटेज थी, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे वो एक हम्बल थे, बट इट इज़ हिज इज़ अ ग्रेट मेन because he possesses great qualities of head and heart and an unsurmountable ambitions। नाकाबिले ख़त्म होने वाली ambitions थी उसके अंदर। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि वो एक ग्रेट मैन था। ठीक है, और इसके अलावा उसकी क्वालिटीज़ भी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस था। ठीक है, टोटल उसको जो है हर नॉलेज का पता था, हर स्टडीज़ वो कर चुका था। सो फोस्टर्स इज़ आल्सो एन एम्बिशियस, जेलियस, पैशनेट मैन। ठीक है, ये वर्ड्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं कि जो इसको हाईलाइट करके अंडरलाइन करके आपने लिखना है कि क्या एम्बिशियस था वो, जेलियस, बड़ा जोश था उसके अंदर, पैशनेट था, विद द डिज़ायर टू अटेन द होल ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। उसके अंदर क्या ख्वाहिश थी कि वो दुनिया की सारा नॉलेज ही ले ले भाई। ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी था, हाईली लर्न मैन था, सीखने वाला बंदा था। बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाई विद हिज सिचुएशंस। क्यों नहीं सेटिस्फाई था? वो इसलिए होता है ना कि इंसान के अंदर पाने की तजस्सुस बहुत ज़्यादा होती है कि हम कहते हैं नहीं, अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो क्या होता है, हम और चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो मिल गई है, कुछ और ले ले। अब इसके अंदर भी यही था कि यार ये तो मैंने नॉलेज ले लिया, अब मैं और आगे जाऊँ। एक होता है ना, इंसान जब सक्सेसफुल वे में जाता है तो नहीं यार ये मैंने स्टेज पार कर ली, मैं आगे एक और स्टेज में जाऊँ। लेकिन एक हाँ, हमारे लिए तो एक लिमिट है ना कि जिसका हमें अल्लाह ने, हम शुक्र अदा करते हैं कि जो चीज़ है अल्लाह का शुक्र है। अब उसके अंदर क्या चीज़ थी जी? उसके अंदर था कि मैं, अब कहते हैं ना एक सीट से बढ़ जाए तो इंसान तो फिर डूबता ही है। तो ये भी फॉस्टर्स के साथ ही हुआ, डॉक्टर फॉस्टर के, वो मुतमईन ही नहीं होता था। उसने कहता था कि बस मैं तो बस मैं ही हूँ, मेरे से बहुत बड़ा कोई है ही नहीं। सो स्टिल बस फॉस्टर्स अ मैन। और वो क्या कहता था? कहता है ये तो मैं अभी तो फॉस्टर्स ही हूँ, मैं और क्या बनाऊँ। एंड इन द अनरेस्ट डिससेटिस्फैक्शंस थी, ही अपीयर्स टू बी अ ट्रू प्रोडक्ट ऑफ द रेनिसा। और रेनिसा का ही था। रेनिसा में क्या था? लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ वेल्थ थी, लस्ट ऑफ नॉलेज थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसको डिससेटिस्फैक्शन उसकी शो करती थी कि वो सेटिस्फाई नहीं था। ही अर्जेस फॉर अनलिमिटेड नॉलेज फ्रॉम सेलेस्ट्रियल्स मैटर्स टू द अर्थली वंस। ही विशेस टू द ओमनीपोटेंट गॉड। ये वो गॉड ही बनना चाहता था कि जो खुदा है बस मैं हर चीज़ को मैं भी कर सकूँ। एंड फॉर दिस पर्सन ही सीक्स टू लर्न मैजिक एंड लर्न थियोलॉजी। अब वो इसी वजह से इस मकसद को हासिल करने के लिए जो है ना मैजिक को सीखना चाहता था। अब यहाँ पे क्या है जी, अब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है जी, चलो जी जादू कर ले, मैजिक कर ले। गलत वे में हम चले जाते हैं ना लोग कि ये चीज़ नहीं मिलती, चलो ये, अगर किसी को टॉलरेट नहीं करते उस पर जादू कर दिया, उस पर ये चीज़ें कर दी, मैजिक सीख लिया जी, मैजिक है जी, शायद हमें चीज़ें मिल जाए। तो उसका भी यही हो गया जी, चलो मैजिक सीख लेते हैं, जादू सीख लेते हैं। सो डिविनिटी एड्यू। अब वो कहता है जी डिविनिटी खुदा हाफिज़ कर दो। दीज मेटाफिजिक्स ऑफ द मैजिशियंस एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली। ये तो कोट लाजमी आपने मेंशन करनी है कि उसका जो मैजिशियंस बनने का था और ये जो उसकी जितनी भी ब्लैक मैजिक बुक्स थी वो उसको ऐसा लगता था हेवन है जी, बस मुझे, ये मेरे लिए जन्नत है भाई। सर डिक्लाइन ऑफ द मार्लोवियन हीरो डज नॉट अराइज फ्रॉम द एरर ऑफ जजमेंट बट फ्रॉम हिज ओवर एम्बिशंस। तो मार्लो का डिक्लाइन कब हुआ था, कब वो गिरा था भाई? डज नॉट अराइज फ्रॉम हिज एरर ऑफ जजमेंट नहीं था, बल्कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियसनेस थी। ये मेंशन करनी है, पॉइंट्स आप याद रखें। फॉस्टर्स हमार्शिया, हमार्शिया आल्सो वर्क इन दिस वे। हमार्शिया भी था उसके पास।
ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 24 ईयर्स, उसने किया था 24 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है ना वो विद द डेवल से, शैतान से, टू सेटिस्फाई द लस्ट ऑफ नॉलेज वेल्थ एंड पावर। ही विशेज ऑल थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स शैल बी एट माई कमांड। वो ये चाहता था सारी पोल्स हो, जितने भी कोने कोने हो, वो मेरी कमांड में हो, मैं हुक्म दूँ और सारा कुछ चले भाई। So at the moment of this agreement, he thinks that everything from heaven to earth will be under his control. वो कहता है मैं हर चीज़ का मालिक ही मैं बन जाऊँ भाई, यानी कि मेरे अंडर हर चीज़ आ जाए। Therefore he has decided to learn magic, और इसी तरह learn decide करता है जी magic सीखे, because he thinks sound magician is a mighty god. But the dilemma appears when after achieving all the worldly pleasures he still feels dissatisfied with the life। जी क्या dilemma है जी, यही है ना कि मैंने सारा कुछ तो हासिल कर लिया फिर भी खुशी नहीं मिली, सेटिस्फाई नहीं हुआ वो। It is also a great contribution of the Marlowe that he introduced an inner conflict in his hero। अच्छा मार्लो ने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है कि उसने एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि अंदर का ज़मीर भी बोलता है। डॉक्टर फॉस्टर आल्सो सफ़र फ्रॉम द इनर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा आपने अक्सर टेक्स्ट पढ़ी होगी, बार बार उसके अंदर से आवाज़ें आती है कि मैं खुदा से माफ़ी मांग लूँ या मैं वापस चला जाऊँ, लेकिन फिर एक शैतान उसके अंदर आ जाता है, बहक में मेफिस्टोफेलिस, वो कहता है नहीं जी जादू करते जाओ। फिर उसके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जागती है कि नहीं मैं करूँ, लेकिन बस वो कहता है फिर नहीं देर हो गई है, फिर वो उस चीज़ में चला जाता है। द गुड एंजल्स एंड द बैड एंजल्स आर द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द वर्चू एंड वाइस। ठीक है, बैड और गुड दोनों फरिश्ते आते हैं, एंजल उसके पास आता है जो कि खूबी को, वर्चू को और वाइस को, बुराई को शो करता है। विद इन फॉस्टर्स माइंड एंड द अपीयरेंसेस ऑफ द ओल्ड मैन द प्रिंक ऑफ द कंसाइज इन हिम। और वो क्या है ओल्ड मैन, वो उसके अंदर जगाता है, प्रिक करता है ऑफ कंसाइज को, उसके ज़मीर को टटोलता है। एंड 7 डेडली सिंस आर पर्सोनिफिकेशंस ऑफ टेम्पटेशंस ऑफ द हिम। और 7 डेडली सिन जो गुनाह जो थे 7 वो आते थे और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, टेक्स्ट में भी हम पढ़ेंगे। In the beginning, Faustus feels unrest because of his ambitions, passions for the divine wisdom and power. But after enjoying the metaphysical powers, he appeared distressed because of his fears of damnation। जी ये वही बात आ गई ना कि जी बड़ा खुशगवार था जी, उसकी विजडम भी है, उसकी अकल भी है, हिकमत भी हासिल कर ली, पावर भी हासिल कर ली, लेकिन जब उसने सारी चीज़ें इंजॉय कर ली तो क्या हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया वो, फियर ऑफ एम्बिशन फियर ऑफ डैमनेशन आ गया, अजाब की आ गया जी, मरेंगे तो क्या होगा, अजाब आएगा, उसका खौफ शुरू हो गया। तो ही ट्राइज टू कंसोल हिमसेल्फ बाय सेइंग दिस वर्ड डैमनेशन टेरिफाइज नॉट हिम फॉर ही कन्फाउंड हेल इन द अलेसियम। यानी कि अब वो यही कहता है ना कि वर्ड जो उसको एक खौफ ज़्यादा तारी हो जाता है, ये वर्ड जो अजाब का होता है और वो उसको जो है वो हेल में, जहन्नम में लेके जाएगा। Yet he is in constant torture and the torture is evident from his desperate saying various interval। देखो ये इसका टॉर्चर था जो उसको हमेशा टॉर्चर करता है, ये उसको तंग करता है और वो बार बार जो है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि फोस्टर्स रिटर्न टू गॉड अगेन, कि फोस्टर्स को कहते हैं कि वापस जो अपने खुदा की तरफ, टू गॉड ही लव्स दी नॉट द गॉड तो सर्वाइव साइन सर्व साइन ऑन एपिटाइट वेयर इज इन फिक्स द लव ऑफ बेल्जिबब। ठीक है, अब वो वही बार बार रिपीट करता है कि जी गॉड की तरफ जाओ, लेकिन वो कहता है, फिर क्या कहता है, टू गॉड, उसकी तरफ जो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। फिर वो कहता है वो गॉड जो कि उसके दिमाग में जो बेल्जिबब थी उसकी भी मोहब्बत उसके अंदर फिक्स हुई हुई थी। तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग डैम्ड, लेकिन वो जाहिर मरने से घबराता भी था, डरता था। ही डज़ नॉट रिपेंट ऑन हिज एक्ट, पछताता नहीं था। ही विश टू सेव्ड बट टू बी सेव बट ही डज़ नॉट मेक अ प्ली ऑफ सल्वेशन। देखो वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो बच जाए, लेकिन क्या हुआ था, नजात उसको नहीं मिली। ही आल्सो अटर्स माई हार्ट्स हार्डन्ड आई कैन नॉट रिपेंट। वो कहता है ना कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मैं अब पछता नहीं सकता, अपने जो है वो अपने गुनाह पे पछता नहीं सकता मैं। सो डेलिनेशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट इस मार्लो, ये एक्सेलेंस थी उसकी मार्लो की जो उसने इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई थी। Marlowe himself was a Renaissance spirit and was greatly inspired by the Machiavellian principle। शैतानी जो असूलों से वो भी बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था मार्लो। It is said that all of his heroes, including Faustus and his self-projections, yet he denounced his heroes because of their immoral ambitions। अब देखो कि वो क्या था, उसके जो जितने भी हीरो थे उसके immoral ambitions थी ना, और ये बहुत ज़्यादा जो मार्लो था वो रेनेसां स्पिरिट था ना, उसके अंदर मॉडर्न ट्रेजेडी आ गई थी, एक मेचिवेलियन प्रिंसिपल शैतानी असूल आ गए थे। सो अनडाउटेडली ही क्रिएट्स हिज हीरो अ टाइटैनिक फिगर। उसने बड़ी जी टाइटैनिक अजीम जो है ना फिगर उसने क्रिएट की।
विद टॉवरिंग एम्बिशंस थी, कंस्पायरिंग विद ईवल फोर्सेस टू सेटिस्फाई देयर लस्ट। ठीक है, अब ये जो ईवल फोर्सेस, बुरी फोर्सेस आती है, वो क्या उसको सेटिस्फाई, उसके लस्ट सेटिस्फाई करती है जी। बट व्हेन ही प्रेजेंट द डिफीट ऑफ फॉस्टर्स, इट इज़ नॉट द विक्ट्री ऑफ द सैटर्न और ईवल बट द फॉल ऑफ द रेनेसा प्रोडक्ट। अच्छा, अब ही जो इसने इसको हराया था ना, फॉस्टर्स को डिफीट किया था, वो कहते हैं ये विक्ट्री नहीं है, ये कोई जीत नहीं है शैतान की और इवल की, बुराई की, बट द फॉल ऑफ रेनेसा प्रोडक्ट का फॉल है। Hence, Marlowe writes these tragedies with the definite purpose of the moralizing, to warn the people against the satanic ambitions. Basically वो warn करना चाहता था लोगों को कि यार कि जो अगर हम अपनी ambitions को बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा डाउनफॉल ही होगा। अगर हम शैतान की तरफ भागेंगे, इवल्स की तरफ भागेंगे, बुराई की तरफ भागेंगे, तब हमारा डाउनफॉल ही। और ये वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जो थी वो इसने एक मॉरल शो किया था हमें कि एक चीज़ अगर जो ज़ाती हर चीज़ की बुरी होती है ना, the underlying intention is that whoever lead to any immoral longing or passions will suffer from eternal conflict and constant torture. In the same way, Foster suffers in his life और Chorus sings in the end. अब देखो ये Chorus ने इनमें बड़े अच्छा उसने wording शो की थी। Foster is gone, regard his hellish fall। ठीक है, वो Foster चला गया जी, किसके हवाले कर गया, hellish fall के जी, hell में गिर गया। whose friend findful fortune may exalt the wise, और उसकी जो बदकिस्मती थी, बस किस्मत थी उसकी किधर ले गई, उसकी जो वाइज थी उसकी अकल को भी ख़त्म कर गई। only to wonder at unlawful things, whose deepness both entice such forward wits to practice more than heavenly power permits। ठीक है, क्या होगा वो, ये उसको एंड में ये कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो क्या होता है, इन गलत चीज़ों की, वो किस डीपनेस में चला जाता है, वो हेल में चला जाता है, उसकी जितनी भी हेवनली पावर होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब ये कि अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा अंदर जाते जाते, एक बुराई में जाते जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप अजाब में ही जाएंगे ना, आप हेल में जाएंगे, आप दोज़ख में, जहन्नम में चले जाएंगे। सो ये नसीहत करता है इसको सब एंड में जो है ना, वो मार्लो जो है ना एक नसीहत दे रहा है कोरस के गाने के ज़रिए। At drastic fall of the Foster roses the feeling of the pity and fear, and it becomes a powerful source of the catharsis. Marlowe shakes the conscience of the Renaissance people through the fall of the, ये कि मार्लो क्या ज़मीर जगाना चाहता है रेनेसा लोगों का, जब उसका मॉडर्न ट्रेजेडी थी बेसिकली। रेनेसां पीपल जो थे ना, वो तब के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट आ गया था, नॉलेज का, पावर का, वेल्थ का। तो तब इसका ये था कि लोगों को जगाए कि यार ये अगर चीज़ें हम हासिल कर लेंगे ज़्यादा तो फिर एंड तो बुरा ही होगा, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स का फॉल हुआ था। दस टू कंक्लूड वी कैन से डैट, अच्छा कंक्लूजन आपकी ज़रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द फॉस्टर्स इज द ट्रेजेडी ऑफ एन ओवर एम्बिशियस मैन हु फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बिकॉज ऑफ ओवर एम्बिशंस की वजह से। ये की पॉइंट है आपका। फॉल रोजेज द सेंस ऑफ पिटी एंड फियर भी करता है इन द रीडर्स में। अब देखो हम पे भी थोड़ा सा, हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा होते हैं पिटी एंड फियर तो आती है ना। हिंस हिज ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी ऑफ द चाइल्ड ऑफ रेनेसां, and Marlowe is succeeded to present the tragedy of discipline of Machiavelli, thus he betrayed the influences of the Renaissance। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो मार्लो के कंक्लूजन यही, इसके कंक्लूजन ये निकालता है कि अगर एक जो है वो मार्लो ने बड़ा कामयाबी के ज़रिए ट्रेजेडी सारी बताई थी। किस चीज़ की ट्रेजेडी, अगर एक शैतानी असूलों की, ठीक है, मैचिवेलियन की, किस तरह वो जो है उसका डाउनफॉल हुआ और किस तरह इस पर असर हुआ रेनेसां पे। यहाँ पे जी इसके कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको आप बेशक पॉइंट्स याद कर ले, क्योंकि जब तक आप पॉइंट्स याद करेंगे तो ही आपके माइंड में होगा, क्योंकि आपको पूरा तो कभी पेपर्स में याद नहीं होगा। इसलिए मेकअप पॉइंट्स, अगर ट्रेजेडी डॉक्टर फॉस्टर्स की आती है तो आपने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दे रही है, अरिस्टोटल की ट्रेजेडी बता देनी है। इसके अलावा जो है ना वो आपने जो है वो ट्रेजेडी से स्टार्ट करना है कि मार्लो की ट्रेजेडी क्या थी, कितनी ट्रेजिक हीरोज़ उसने देखे थे। डॉक्टर फॉस्टर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजिक हीरो था और उसकी ट्रेजेडी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, फैबुलस थी। आप इस तरह के वर्ड्स लास्ट में इंट्रोडक्शन में ऐड करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जो भी आएगा आपने उसके लिहाज से उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रेजिक हीरो ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स इंशाल्लाह एक दो दिन में अपलोड होगा। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।